हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जीके जीएस का। आप लोगों को पता होगा कि जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है वो 2022 में हुआ था, उससे पहले 2019 में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ये 30 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन पेपर है। तो सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और 30 अगस्त 2022 को जो पेपर आया था पहले शिफ्ट में, वही क्वेश्चन एज इट इज इसमें है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो यानी कि इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको भी देखेंगे। तो पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से कौन सा कैंसर रोग होता है? तो अब आप लोगों को पता होगा कि सूर्य की किरणों से एक पराबैंगनी किरण भी निकलती है, जिसको रोकने का काम कौन करता है? तो ओजोन लेयर करती है, जिसका सिंबल क्या होता है? O3। ये आप लोगों को पता होगा, और इसीलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए आप लोगों को पता होगा कि 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन डे भी मनाते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक बातें। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो O3 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत यानी कि ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3 होता है। उसके बाद वो किस मंडल में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे समताप मंडल। ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? त्वचा कैंसर। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से कौन सा रोग हो सकता है? तो त्वचा कैंसर तो बहुत घातक होती है, इसलिए ओजोन परत के संरक्षण सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका संरक्षण करे, और जब ज़रूरत ना हो तो ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करे जिससे इसका क्षरण हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर होता है। ये किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। इसका सिंबल यानी प्रतीक क्या होता है? तो O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 16 सितंबर। ये हो गया इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ऑक्सीजन शोषण के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो शोषण कहीं भी हो तो शोषण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? शोषण में हमेशा हमेशा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन शोषण की उपस्थिति, ऑक्सीजन शोषण के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन। अब पूछ लिया जाए कि सूर्य सूर्य में अत्यधिक मात्रा किसकी होती है? तो पहले ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूलैंड्स ने, ये क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? ऐतिहासिक घटनाओं से की थी, हिंदी कविताओं से की थी, संगीत के स्वरों से, या इनमें से कोई नहीं? ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल नोट करके चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, कहीं भी आप लोग देख सकते हैं। तो न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? संगीत के स्वरों से की थी। किससे की थी? संगीत के स्वरों से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर नदी से भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ हम लोग थोड़ा नदी से जो क्वेश्चन बनता है उसे भी देख लेंगे। तो निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? गोदावरी नदी को। और आप लोगों को पता होगा कि ये प्रायद्वीपीय भारत कहें तो दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तब तो हम लोगों का आंसर होता है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गोदावरी नदी। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत पूछा जाता है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो ध्यान रखेंगे केरल में बहती है पेरियार नदी। और नर्मदा ताप्ती से आप लोग जानते होंगे कि ये दो नदियाँ ऐसी है जो क्या करती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये आकर कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में। तो इनसे ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आप लोगों के इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि जो ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, ये क्या करती हैं? ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, और ये कहाँ जाकर गिरती है? अरेबियन सी में।
और राइट आंसर हम लोगों का गोदावरी नदी हो गया और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करें पेरियार नदी की तो ये किस राज्य में बहती है, ये ध्यान रखिए, तो केरल में। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, जब इनकी संयुक्त जलधारा मिलती है तो उसे किस नाम से जानते हैं, ये बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इसकी संयुक्त जलधारा को हम लोग मेघना कहते हैं। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आप बंगाल में गिरने से पहले जब इनके संयुक्त धारा मिल जाती है तब उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। और ये आप बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टे का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। बहुत पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त रूप से मिलने के बाद जो डेल्टे का निर्माण करती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरवन डेल्टा। ऐसा पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तब भी होता है सुंदरवन डेल्टा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है। अब इसमें ये बताने से पहले कि कौन सा तृतीय क्षेत्र का नहीं है, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र होते क्या हैं, कैसे डिवाइड किया जाता है नहीं, तब आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि संचार, परिवहन, बैंकिंग या चीनी मिल। तो प्राथमिक क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई उत्पादन से संबंधित, जैसे कृषि हो गया, मछली उत्पादन हो गया, इस सब का जो कार्य होता है, खनन का काम हो गया, ये सब क्या होता है, ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का है। और जो उत्खनन होता है, जैसे प्राइमरी क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, जो सहायता करते हैं प्राइमरी सेक्टर का, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे चीनी मिल यहाँ पर है, ये चीनी मिल क्या करता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के लोग उत्पादन करते हैं गन्ने का, उससे वो क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो वो हो जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, वो होते हैं जो सेवा देते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे रेल हो गया, ये पैसेंजर को ले जाने लाने में सेवा देते हैं, तो ये हो जाते हैं टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ संचार, परिवहन और बैंकिंग ये किससे संबंधित है, ये टर्सरी, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो चीनी मिल होता है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित है। आई होप आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब पूछा गया था पलासी का युद्ध, लेकिन इसमें पूछा गया था पलासी का युद्ध, लेकिन ऐसे नहीं दिया गया था पलासी का युद्ध कब हुआ था। ये पूछा गया था कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था बंगाल में, ऐसा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन सेम ऐसा था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, इसके लिए आप लोगों को जानना जरूरी है। मैंने इसमें ऐसा इसलिए लिखा है ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बक्सर के युद्ध, उसके बाद ब्लैक होल की घटना, 1857 की क्रांति को बता सकूँ। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो अच्छे से इसे नोट करेंगे, ये डेट भी पूछी जाती है। 23 जून 1757, राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। अब उसके बाद आप लोग नोट करेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था क्या, बक्सर का युद्ध, ये भी नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि 1756 20 जून 1756 को कौन सी घटना हुई थी, तो ब्लैक होल घटना हुई थी। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 में। उसके बाद ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी, तो क्या ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग क्या यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो कौन बना था, आप लोगों को पता होगा, मीर जाफर बना था। इसने सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में, मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का, बंगाल के नवाब कौन थे पलासी के युद्ध के समय, सिराजुद्दौला थे। और पलासी के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। लेकिन 1757 की क्रांति के समय जो मीर जाफर था, ये सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था, और इसने दे दिया था धोखा किसको, सिराजुद्दौला को।
तो ये अंग्रेजों से मिल चुका था। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें सिराजुद्दौला हार गए तो बंगाल का नवाब बना दिया गया था मीर जाफर को। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो मीर जाफर बना था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति के समय आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य सेनापति था इस क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था वो कौन था, कैंपबेल था। कौन था, कैंपबेल। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। इस क्रांति की मुख्य रूप से शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ध्यान रखेंगे मेरठ से हुई थी। झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल जी, और उसके बाद बिहार से बाबू कुंवर जी, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कितने कार्यक्षेत्र को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने कार्य क्षेत्र शामिल है। तो आप लोगों को पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्य क्षेत्र हैं और 18 कार्य क्षेत्र की बात करें तो नगर पालिकाओं में सौंपे गए हैं। तो 18 कार्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, नगर पालिकाओं के, और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र हैं। आंसर ये होगा। अब यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो आप लोगों को पता होगा कि 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हालांकि ये व्यवस्था पहले ही आ गई थी, लेकिन जिस राज्य के सीएम की मन यानी कि इच्छा हो, यानी कि जिस राज्य में मन करे वो लागू करे, मन करे ना करें, लेकिन 24 अप्रैल के बाद अनिवार्य कर दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था होनी ही चाहिए थी। तो संवैधानिक दर्जा इसे 24 अप्रैल 1993 को मिला, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के रूप में मनाते हैं। अब उसके बाद ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था। तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर, क्या ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1969 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ये लागू किया गया था, यानी कि इस व्यवस्था को अपनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1969, और किस राज्य ने, तो राजस्थान के नागौर। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई है पंचायत की, तो क्या ध्यान रखेंगे कि इसका वर्णन किस भाग में किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है, किस अनुच्छेद में, सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। भाग की बात करें 9, और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11, भाग 9, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40। ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 40। और कार्य क्षेत्र इसमें कितने सौंपे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे 29। आई होप इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कार्बन। मैंने इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लिया है, जो क्योंकि करंट अफेयर इस बार नहीं पूछेगा, उस समय जो क्वेश्चन 2022 से रिलेटेड पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है इसमें। कार्बन परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 8, 2 या 4। तो कार्बन परमाणु के यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें, 22 भाषाओं में। अब आप लोगों को पता होगा कि संविधान में पहले 14 भाषाएं ही थी, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, और वर्तमान में भाषाएं कितनी हो गई हैं, 22। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या है, 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए मंत्रालय ने पहली बार कौन सा ऐप जारी किया था या लॉन्च किया था, तो भाषा संगम ऐप लॉन्च किया था 22 भाषाओं को समझने के लिए। और इन भाषाओं को वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 8 में है, ध्यान रखेंगे। किस अनुसूची में है, अनुसूची 8 में है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, लेकिन बाद में 4 और बढ़ाई गई, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो ध्यान रखेंगे कि जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने 22 भाषाओं को समझने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो भाषा संगम, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की। अब आप लोगों को पता होगा कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासेकोर होता है। कौन सा? क्वासेकोर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता? तो खिलौने बनाने में, टूटी हड्डियों को सहारा देने में, इनमें से कोई नहीं, या खाना पकाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता? तो ध्यान रखेंगे, खाना पकाने में नहीं किया जाता। अब इसका सूत्र भी पूछता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। किसका सूत्र होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और यहीं पर अगर 2H2 कर दिया जाए, CaSO4 इंटू 2H2O, तो वो जिप्सम का सूत्र हो जाता है। तो इसका सूत्र भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो ध्यान रखेंगे बाह्यतम कोश। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि इसका बाह्यतम कोश कौन सा होता है? L होता है ऑक्सीजन का। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश L होता है और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य। अब ऐसा कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हो, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ना आए, तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी में पूछा जाएगा इसकी संख्या कितनी है, किसी में पूछा जाएगा किस समिति की सिफारिश पर आया, किसी में पूछा जाएगा किस भाग में है। तो क्वेश्चन आता ही है, ये फिक्स है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहले तो 10 ही थे। पहले जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें तो 10 ही थे। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत पूछा जाता है, क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक पेरेंट्स को, प्रत्येक माता पिता को, यानी कि प्रत्येक पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजें। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाध्य है। तो कई बार आया है कि आर्टिकल 21A के समान कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजे। तो ध्यान रखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो 11 है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई है मौलिक कर्तव्य की, तो ध्यान रखेंगे किस आर्टिकल में है, किस भाग में है और किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर आया। तो मौलिक कर्तव्य ध्यान रखेंगे कि 11 वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। किस भाग में है? तो ध्यान रखेंगे भाग 4A में है। किस में है? तो ये भाग 4A में है, ये ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 51A में है, भाग 4A में है, 11 मौलिक कर्तव्य है। किस समिति की सिफारिश पर आया? तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। किसकी? सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये सारी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता? अब आप लोगों को पता होगा यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह है और कौन सा सर्वग्राही है। इसमें तो सिंबल ऐसे ही दिया गया था एग्जाम में, प्लस माइनस नहीं आया था। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सर्वदाता अगर सिंबल भी दे दिया जाए तो O-, और सर्वग्राही की बात कर ले तो हम लोग AB+ होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सर्वदाता की हम लोग बात करें तो O है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दादर नागर हवेली और दमन दीव के शासित प्रदेश की जनता द्वारा बोला जाता है? तब ध्यान रखेंगे गुजराती बोला जाता है। कौन सा? गुजराती। अब यहाँ पर दमन दीव दादर नागर हवेली आ गया, तो ध्यान रखेंगे गोवा को।
गोवा पर पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था, तो 1510 में किया था। किसमें किया था? 1510 ईस्वी में किया था। और ये आज़ाद कब हुआ? तो 1961। सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया और सबसे बाद में ये आज़ाद हुआ, तो 1961 ध्यान रखेंगे। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश की जनता द्वारा गुजराती भाषा बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। भारत में हार्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि ये आरपीएफ में भी पूछा गया था। जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो अब त्यौहार है तो पूछा ही जाता है, कभी कभी पूछा जाएगा किस राज्य में मनाया जाता है, कभी कभी पूछा जाएगा कितने दिन मनाया जाता है, कभी कभी पूछा जाएगा किस महीने में मनाया जाता है। तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए यहीं से। हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सबसे पहले राज्य ध्यान रखेंगे, नागालैंड में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, यानी कि किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर माह में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर, 10 दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। महीना भी ध्यान रखेंगे, दिन भी ध्यान रखेंगे, राज्य भी ध्यान रखेंगे। नागालैंड में मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिन। और महीना आप लोगों को पता ही चल गया कि दिसंबर। तो ध्यान रखेंगे। हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? नागालैंड का है। निम्नलिखित में से बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पूछा जाता है। तो कुशीनगर में इनका निर्वाण हुआ था, आप लोगों को पता होगा। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और वो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये यानी कि ये किस गढ़ से थे, बहुत पूछा जाता है। साक्यगढ़ से थे। और ये क्या थे? तो ये एक क्षत्रिय थे। दोनों पूछा जाता है, किस गढ़ के थे? तो साक्यगढ़। और ये क्या थे? तो ये एक क्षत्रिय थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कि बौद्ध संगति कितनी हुई थी? तो बौद्ध संगति 4 हुई थी। और पूछा जाता है कहाँ कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, पहला राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर। कहाँ? राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। और शासक पहले के समय कौन थे? तो अजातशत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक, स्वयं सम्राट अशोक थे, फिर कनिष्क थे। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और मिलिंद पन्हो जो है, आप लोगों को पता होगा, वो एक बौद्ध ग्रंथ है, बहुत पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम कथकली कहाँ की है? केरला की है। सभी को पता होगा कि केरल में 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम, कथकली। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा, हम लोगों को ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और उसके बाद ध्यान रखेंगे, असम का सत्रिया है, असम का सत्रिया है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं हम लोग अब आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर, असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है। और बिहू में 3 होते हैं, आप लोगों को पता होगा, माघ बिहू, कटी बिहू और पोंगाली बिहू। तो जो उसमें से जो माघ बिहू है वो असम में जब फसल तैयार हो जाती है तो मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मकर बिलक्कू केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, लोहड़ी कहाँ का है? तो आप लोगों को पता होगा कहाँ का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो एम फातिमा बीवी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य होती हैं। 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश की वेतन होता है और 2,50,000 अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है। उसके बाद आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। 131 में जो है ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से दी गई है।
न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में है। आर्टिकल 131 में इसके कुछ आरंभिक अधिकार दिए गए हैं, ये है, ध्यान रखेंगे। तो 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, ये ध्यान रखेंगे। पहली महिला न्यायाधीश जो थी एम फातिमा बीवी थी, ध्यान रखेंगे। टोटल न्यायाधीश 33+1 होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा जाता है तो 2,80,000 और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 होता है, ये ध्यान रखेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। आर्टिकल 131 में इसके कुछ प्रारंभिक अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से है, ये भी ध्यान रखेंगे। और संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है सिर्फ, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। कै की बात बहुत पूछा जाता है, कै के पद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 148 में है और आर्टिकल 149 में इनकी शक्तियों का वर्णन है, दोनों ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच उल्लेख है, तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच है इनका वर्णन, ये भी ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्टिकल में इनका वर्णन है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल है 76 यानी कि आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और ये सबसे बड़े वित्त कानूनी होते हैं, सरकार को ये कानूनी सलाह देते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, ये हम लोगों का राइट आंसर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्टिकल जो है 129 में किसका वर्णन है, यही क्वेश्चन था। तो ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी और सारे क्वेश्चन 30 अगस्त 2022 में जो पेपर हुआ था उसी के ऑल टोटल ये सारे क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में उसे भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।